आजकल इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का एक नया ट्रेंड बन रहा है और काफ़ी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स और एडवाइजर्स इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करने की सलाह भी देते हैं। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि रिसेंटली HDFC फंड हाउस ने जो 3 नए इंडेक्स फंड्स लॉन्च किए हैं उसमें से कौन से इंडेक्स फंड्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और वीडियो के अंत तक हमें ये पता चलेगा कौन से टाइप के इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम धवल है और मेरी चैनल DIY फाइनेंस में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फंड्स की बेसिक डिटेल्स से। फर्स्ट है HDFC S&P BSE 500 इंडेक्स फंड। ये फंड BSE की टॉप 500 कंपनीज में अपना पैसा लगाती है और S&P BSE 500 इंडेक्स को रेप्लिकेट करने की कोशिश करती है। ये फंड में कोई भी एंट्री या एग्जिट लोड नहीं है। S&P BSE 500 इंडेक्स को हमें S&P 500 इंडेक्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। S&P 500 इंडेक्स US का एक इंडेक्स है, जबकि S&P BSE 500 इंडेक्स इंडिया की टॉप 500 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। इसी कैटेगरी में सेकंड फंड है HDFC निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। ये एक मिड कैप सेगमेंट का इंडेक्स फंड है और निफ्टी के 101 से लेके 250th कंपनी जो कि मिड कैप कैटेगरी में आती है उसमें अपना पैसा लगाएगी और ये निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स TRI को रिप्लिकेट करने की कोशिश करेगी। इस फंड में भी कोई एंट्री या एग्जिट लोड नहीं है। थर्ड वन है HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है जो निफ्टी के 251 से लेके 500th कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करेगी और ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI इंडेक्स को रेप्लिकेट करने की कोशिश करेगी। यहाँ भी अगले दोनों स्कीम की तरह कोई भी एंट्री या एग्जिट लोड नहीं है। तो अब देखते हैं कि ये इंडेक्स कौन से एक्टिवली मैनेज फंड्स ट्रैक करते हैं और आगे वीडियो में इस एक्टिवली मैनेज फंड्स के रिटर्न्स और रिस्क पैरामीटर को कंपेयर करेंगे इस इंडेक्स के रिटर्न्स और रिस्क पैरामीटर से, और ये डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि हमें इस इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या एक्टिवली मैनेज फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पहले देखते हैं S&P BSE 500 इंडेक्स को। वैसे तो इस इंडेक्स को कोई भी पॉपुलर एक्टिवली मैनेज फंड्स ट्रैक नहीं करता है, इसलिए हमने निफ्टी 500 इंडेक्स को, जो इसके सबसे नज़दीक का इंडेक्स है, उसको ट्रैक करने वाले फंड्स को सिलेक्ट किया है। यहाँ मैंने फंड्स को पॉपुलैरिटी के आधार पर सिलेक्ट किया है। आप कोई भी एक्टिवली मैनेज फंड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो 3 फंड्स मैंने सिलेक्ट किए हैं वो है कॉन फ्लेक्सी कैप फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड और PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। यहाँ मैंने पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड को इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि इस फंड के पोर्टफोलियो में फॉरेन फंड्स है और ये फंड की कंपैरिजन निफ्टी 500 से करना बराबर नहीं है। सेकंड है निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स। निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड को कंपेयर करने के लिए मैंने यही इंडेक्स को अपने बेंचमार्क रखने वाले ये 3 फंड्स को सिलेक्ट किया है। फर्स्ट है कॉन्ट मिड कैप फंड, सेकंड है SBI मैग्नम मिड कैप फंड और तीसरा है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। और थर्ड निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को कंपेयर करने के लिए मैंने यही इंडेक्स को अपना बेंचमार्क रखने वाले ये 3 फंड्स को सिलेक्ट किया है। वो है कॉन स्मॉल कैप फंड, कोटक स्मॉल कैप फंड और HDFC स्मॉल कैप फंड। तो चलिए अब कंपेयर करते हैं लास्ट 10 इयर्स के रिटर्न्स को। पहले S&P BSE 500 TRI के लिए इस टेबल को देखने से पता चलता है कि तीनों फ्लेक्सी कैप फंड्स ने BSE 500 इंडेक्स से मोस्ट ऑफ द टाइम्स बेहतर परफॉर्म किया है, लेकिन ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो अब देखते हैं मिड कैप के लिए। यहाँ निफ्टी मिड कैप 150 TRI की कंपैरिजन में तीनों एक्टिवली मैनेज मिड कैप फंड्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, स्पेशली लॉन्ग टर्म में, जबकि शॉर्ट टर्म यानी कि 1 साल और कम के पीरियड के लिए कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। सेम वे अब देखते हैं स्मॉल कैप के लिए। यहाँ निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI की कंपैरिजन में तीनों एक्टिवली मैनेज स्मॉल कैप फंड्स ने ऑलमोस्ट सभी पीरियड के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, और वो भी काफ़ी बड़े डिफरेंस के साथ। तो अब देखते हैं रिस्क पैरामीटर्स। पहले S&P BSE 500 TRI के लिए रिस्क पैरामीटर्स को देखने से ये साफ पता चलता है
कि तीनों एक्टिवली मैनेज फंड्स के लिए मीन रिटर्न्स यानी कि एवरेज रिटर्न्स और शार्पी रेशियो जो कि है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स S&P BSE 500 TRI के कंपैरिजन में ज्यादा है, लेकिन उसके सामने स्टैंडर्ड डेविएशन दर्शाता है फंड की वॉलेटिलिटी वो भी ज्यादा है। यहाँ तीनों फंड्स के अल्फा वैल्यू काफी अच्छी है। तो इस डेटा को देखने से हमें पता चलता है एक्टिवली मैनेज फंड्स का रिटर्न S&P BSE 500 TRI की कंपैरिजन में ज्यादा है, लेकिन ये एक्टिवली मैनेज फंड से ज्यादा वॉलेटाइल भी है। तो अब देखते हैं मिड कैप्स के लिए। यहाँ पर भी मीन रिटर्न्स और शार्पे रेशियो S&P BSE 150 मिड कैप TRI से बेहतर है, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि वॉलेटिलिटी में ज्यादा फर्क नहीं है। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि एक्टिवली मैनेज फंड्स के पोर्टफोलियो में लार्ज कैप स्टॉक्स भी है जो फंड को स्टेबिलिटी और लेस वॉलेटाइल बनाते हैं। तो अब देखते हैं स्मॉल कैप्स के लिए। यहाँ पर भी मिड कैप्स की तरह मीन रिटर्न्स और शार्पी रेशियो S&P BSE 250 स्मॉल कैप TRI के कंपैरिजन में काफी बेहतर है, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन में ज्यादा फर्क नहीं है। और अगर आप देखें तो कोटक और निप्पॉन के फंड्स में तो ये वैल्यू BSE 250 स्मॉल कैप TRI के कंपैरिजन में काफी कम है, जो एक अच्छी बात है। और अगर आपको ये वीडियो भी अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो अब देखते हैं इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। S&P BSE 500 इंडेक्स फंड और S&P BSE 150 मिड कैप फंड के लिए मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट को रेगुलरली ट्रैक नहीं कर पाता है वो इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। श्योरली एक्टिवली मैनेज फंड्स से शायद थोड़ा कम ही रिटर्न्स मिल सकता है, लेकिन इतना भी फर्क नहीं है। और ये सब एनालिसिस पास्ट के डेटा से है, आगे जाके ये रिटर्न्स का डिफरेंस कम भी हो सकता है। लेकिन अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जो रेगुलरली अपने फंड्स को ट्रैक कर सकता है तो आपको अभी इस इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है और एक्टिवली मैनेज फंड्स के साथ ही बने रह सकते हैं। S&P BSE 250 स्मॉल कैप फंड के लिए मुझे लगता है कि इंडेक्स के मुकाबले अभी भी रिटर्न्स काफी अच्छे हैं, और वो भी कम वॉलेटिलिटी के साथ। तो नए या पुराने इन्वेस्टर्स को इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बजाय अपने पसंद के एक्टिवली मैनेज स्मॉल कैप फंड्स में ही बने रहना चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ मैंने अपने विचार रखे हैं जो हो सकता है आपके विचार से अलग हो। तो बताइए आपको क्या लगता है, कि आप इस HDFC के इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे? अपने विचार और कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर से लिखें। थैंक यू।